जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल अभी जो फ़िलहाल आपकी जो मंजिल है, स्पेशली रीट एग्ज़ाम जो कि 26 सितंबर को होने वाली है, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर आज एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के, बहुत से दोस्तों के ये मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि सर जो कलाम एकेडमी के द्वारा जो 5 तारीख को जो पेपर लिया गया था, उसमें जो उर्दू लैंग्वेज का जो पेपर है, आप मेहरबानी करके सॉल्व करवाएं। आंसर की से तो मिला तो हर कोई सकता है, लेकिन वो आंसर क्यों बना है, किस बेस पे बना है, उसका जब तक आंसर पता नहीं चलेगा तब तक दोस्तों हम उस उर्दू लैंग्वेज वाले पेपर के अंदर बट्टे में से बट्टा नंबर यानी कि 30 में से 29 नंबर या 30 नंबर नहीं ला सकते। तो दोस्तों, मेरी जैसा कि आपको थ्योरी या मेरा कॉन्सेप्ट या मेरा कंटेंट या मेरी जो शैली है पढ़ाने की, आप रूबरू हैं अच्छे से। हम जब भी जितने भी मॉडल पेपर हमने सॉल्व किए हैं, सिर्फ उसका आंसर नहीं बताया है, उसके बाकी जो बच्चे 3 ऑप्शन है उस पर भी हमने अच्छे से डिटेल में उसका वर्णन किया है। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले एक ज़रूरी ऐलान और समाप्त फरमा लें आप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी जो कि इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसके ऊपर बहुत से फ़ीचर, बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी फैसिलिटीज़ एक स्टूडेंट के नाते बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको ये प्रोवाइड करवा रही है। और एक स्टूडेंट, एक लर्नर के लिए सीखने क्या क्या वो सीखना चाहता है, किस कोर्स की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए बहुत से प्लान अनअकैडमी ने जारी किए हैं, जिसमें से एक है फ्री वाला और एक है प्लस वाला। अगर आप फ्री वाला कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर लिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड टेस्ट सीरीज़ होती है, लिमिटेड PDF होती है। डाउट क्लियरिंग सेशन जो दोस्तों एक एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच में होता है, वो इसमें नहीं मिलता। लेकिन यहीं पे अगर आप प्लस वाला कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, अनलिमिटेड PDF नोट्स मिलेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलता है एक एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच में। और भी बहुत से फ़ीचर हैं दोस्तों इसके अंदर। देखिए, आप अगर आप प्लस वाला फ़ीचर ऐड करते हैं तो उसमें एक तो आपके फेवरेट एजुकेटर से आप जो है सीख सकते हैं। कंप्लीट आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है, और इसके साथ साथ आपके एक्सक्लूसिव कवरेज सिलेबस यानी पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज़ दी जाती है इसके अंदर। वीकली मॉक टेस्ट का आयोजन भी इसमें होता है आपके। अगर आप दोस्तों अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं किसी भी स्टेट और टेट एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं, CDP और उर्दू के लिए। आपको बता दूं, 27 अगस्त से अनअकैडमी पर हमारी ये क्लासेस चल रही है, स्पेशली अभी उर्दू को लेकर क्लासेस चल रही है। आप इस नाम से मुझे ये कैटेगरी चूज़ करना है आपको, और उसके अंदर ये नाम सर्च करना है और मुझे फॉलो करना है। आप में से दोस्तों कुछ अगर MP टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये विद्वान हैं, साथी हैं हमारे। कौन से विद्वान कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, तो ये जो है आपके इसमें डिटेल दे रखी है नाम, और ये 21 सितंबर से ये बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट दोस्तों इसमें यह है, अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्सेज़ परचेज़ करना चाहते हैं और उसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं MANZIL10, ये ध्यान रखना, स्पेस नहीं है इसमें कहीं पे भी, तो उसका 10% आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपके ज़रूरी ऐलान था। अब हम आज का जो मेन लेसन है, मेन क्लास है, आज वो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है आपके जो कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो पेपर लिया गया था, कितनी तारीख को, 5 तारीख को, 5/9/2021 को रीट का एक डेमो पेपर लिया गया था। दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और एग्ज़ाम के जो, हालांकि ये देखा जाए तो दोस्तों जो एज ए लर्नर अगर देखा जाए तो ये जो पेपर का लेवल था ये बहुत हाई था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था ये पेपर, क्योंकि इस तरह का लेवल शायद, अब देखो कंपटीशन ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनर कोई भी जो रीट का पेपर बनाएगा वो यहाँ इस लेवल तक ज़रूर जाने की कोशिश करेगा। तो आपको बिल्कुल अपने इस पे कितने सवाल सही होते हैं और किस कंटेंट में, किसी सवाल में आपको जो कोई डाउट है या और है, तो आप मुझे सारा कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के ज़रूर देना है। शुरू करते हैं। आपको बता दूँ, ये लेवल 2 का पेपर है, लेवल 2 का, और लैंग्वेज फ़र्स्ट का, ध्यान दे रहे हैं, लेवल 2 का लैंग्वेज फ़र्स्ट का ये पेपर है। वैसे मैंने ऊपर जो आपके थंबनेल है उस पर ये लिख रखा है, तो आप ये ध्यान रखें। वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों में दोस्तों वैसे भी 50% से ज़्यादा सिलेबस कॉमन है। चलिए, मंदरजा झेल इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब देना है भाई।
जब वक्त की बेसबाती का ये हाल है और जो वक्त गुज़रा वो हमारे इख्तियार से बाहर हुआ, तो निहायत ज़रूरी है कि वक्त पर हमारा इख्तियार हो, इसको ज़ाय ना होने दें। हमें वक्त है कि सोने और खेलने में गुज़र जाता है और आदमी को सुस्त और गबी, रुस्वा और ख्वार और मोहताज और तरह तरह के इमराज़ में मुब्तला और बद अखलाक़ियों में गिरफ़्तार कर देता है। ए लड़कों, ये फ़रागत का वक्त है जो तुमको मयस्सर है, बस गनीमत समझो। एक सेकेंड, चलिए। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ को आप आराम से एक दो बार पढ़ें, आराम से इसको दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, फिर आप इसके आगे सवाल करें। दोस्तों, वो ट्रेंड गया जब आप सोचते थे ना कि सीधा बस इसका जो क्या शीर्षक क्या है इस पैराग्राफ का वो बताना है, वो टाइम गया। अब जिस तरीके का कंपटीशन, जिस तरीके के आपके 16 लाख की जो भीड़ पड़ेगी रीट के अंदर, तो इससे सवालात नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लफ्ज़ ख्वार के क्या माने हैं आपके? ये जो लफ्ज़ है ना, यहाँ ख्वार आया हुआ है, इसका माना क्या है? रोज़ी की फ़िक्र, जलील, सुस्ती, होश। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों जलील। ख्वार का मीनिंग क्या है? जलील, ठीक है। अगला सवाल, ए लड़कों, ये फ़रागत का वक्त है जो तुमको मयस्सर है, इनमें से कौन सी अलामत रमूज़ औकाफ़ का इस्तेमाल हुआ है? तो दोस्तों, ए लड़कों के अंदर ये जो चिन्ह है, ये वाला, इस तरीके से ये वाला, ये किसकी अलामत है दोस्तों? ख़त, वावीन, निदाया फ़जाइया, राबिता। तो दोस्तों, आपके ये अलामत जो है वो निदाया फ़जाइया की है। किसकी अलामत है ये? निदाया फ़जाइया की। क्यों? देखो, ख़त की अलामत जिसको ख़त्मा बोलते हैं, अपन डैश लगाते हैं ना, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। और वावीन की अलामत, वावीन आपके इस तरीके से, और निदाया फ़जाइया की तो होगी। राबता की आप इस तरीके से लगाते हैं ना, अलामत राबता करना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निदाया फ़जाइया। चलिए, 33वां सवाल क्या कहता है? लफ्ज़ इख्तियार क्या है? लफ्ज़ इख्तियार 33वें के अंदर, तो ये वाहिद है दोस्तों। इसकी जमा क्या हो जाएगी? इख्तियारात। इख्तियारात, इसकी जमा क्या हो जाएगी? इख्तियारात। चलिए, लफ्ज़ गबी का क्या माना है? गबी का शेखी, दिल का मेल, रंज रखना और कुंद जहन। दोस्तों, लफ्ज़ गबी का मतलब होता है कुंद जहन। कुंद जहन का मतलब होता है मंद बुद्धि, ठीक है। लफ्ज़ गबी का मतलब क्या होता है? कुंद जहन, ठीक है। चलिए, लफ्ज़ गनीमत कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों? लफ्ज़ गनीमत जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल, साबिका डालना मुहावरे का मतलब क्या है? करीबी ताल्लुक़ पैदा करना, छापा मारना, गलत इल्ज़ाम लगाना, हमला कर देना। 36 के अंदर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है करीबी ताल्लुक़ पैदा करना। साबिका का अगर मीनिंग देखें, केवल साबिका, तो साबिका का मीनिंग लगत में होता है दोस्तों जान पहचान या किसी से ताल्लुक़ स्थापित करना, ठीक है। और गनीमत एक सवाल है ना, गनीमत, यहाँ पर गनीमत का मीनिंग होता है दोस्तों कदर करना। तो यानी कि ये जो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर यही तो बोला जा रहा है कि भाई आप वक्त की कदर करो, ये गनीमत है कि आपको ये वक्त मिला है। इस तरीके से दोस्तों, कभी कभी जो देखो आपके टेंशन जो होती है वो लफ्ज़ का जो माना है वो आप ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि सर जो लफ्ज़ माना वाला सवाल है वो गलत हो जाएगा हमारा। कभी क्या होता है, जब अगर पैराग्राफ से इस तरह का सवाल पूछे तो आप उस पैराग्राफ में वो लाइन कहाँ है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, अगर आपको ख्वार का मीनिंग पूछा है यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ से पढ़ते जाएँ, तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि भाई जो वक्त ज़ाय करता है, वक्त को बर्बाद करता है, वो आदमी सुस्त होता है, गबी होता है, रुस्वा होता है, और उसको हर जगह ज़लील होना पड़ता है, और उसको मोहताज होना पड़ता है। क्यों? अगर आप ही अपने ऊपर ले लो दोस्तों इसको, अगर आप अभी रीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, और आप इसका पूरा वक्त का पूरा उपयोग ले रहे हो, तो ना तो आपको कहीं पे ज़लील होना पड़ेगा, ना कहीं पे मोहताज नहीं होना पड़ेगा, ना आप सुस्त होगे, क्योंकि आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको क्यों ज़लील होना पड़ेगा, क्यों मोहताज होना पड़ेगा लोगों को। तो ये इस तरीके से आप लाइन को अटैच करते हुए भी उस मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 37, वो इस्म जो ना खुद किसी इस्म से बना हो और ना ही उससे कोई इस्म बन सकते हैं। इसमें मुश्तक, इसमें मस्तर, इसमें जामिद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों इसमें जामिद। कैसे है? इसमें जामिद की तो पहचान ये हो गई कि ना तो इससे कोई ख़ुद इस्म से बना है और ना ही इससे कोई दूसरा इस्म बनता है। जो मस्तर होता है दोस्तों, मस्तर की पहचान एक होती है ना, उसके आखिर में नून अलिफ ना होती है, जैसे खेलना और पढ़ना, ये जो ना आ रही है ये हमेशा मस्तर होती है, इसमें मस्तर। अब इसी मस्तर से जो
नया इसम बनता है मस्तर से, जो नया इसम बनता है मस्तर में मिलकर, तो वो होता है मस्तर से जो इसम बनता है वो इसमें मुश्तक बनता है। अब जैसे लड़ना से क्या बन गया, लड़ाई, लड़ना से क्या बन गया, लड़ाई, तो ये क्या हो गया, इसमें मुश्तक हो गया। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 38। अपना ख्याल रखो, इस जुमले में ज़मीर कौन सी है भाई, ज़मीर मौसूला, ज़मीर ताकीदी, ज़मीर तनकीरी और ज़मीर निस्बती। 38 के अंदर 38 इसके अंदर दोस्तों आपके ज़मीर ताकीदी है दोस्तों। 38 के अंदर ज़मीर ताकीदी कैसे है, ज़मीर मौसूला का क्या काम है, ज़मीर मौसूला उसको कहते हैं यानी कि जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है, इसम की जगह इस्तेमाल होता है और उस इसम की हालत बयान करता है, उसकी कैफियत बयान करता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, वो किताब जो कल चोरी हो गई थी, वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई है। तो यहाँ पर ये जो है ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, इसम की जगह इस्तेमाल हुआ है ज़मीर के तौर पर, यानी कि जो इसम की जगह इस्तेमाल हो और इसम की हालत भी बयान कर रही है। वो किताब जो चोरी हो गई थी, यानी कि जो चोरी होने वाली किताब थी वो अब मिल गई है, इसमें ज़मीर मौसूला। तो इसका मतलब ये आंसर गलत है आपके। और फिर देखें हम ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी दोस्तों एक अनजान चीज़ों के लिए, अनजान शख्सों के लिए मतलब इस्तेमाल होता है, अनजान चीज़ के लिए। जैसे एक आता है कोई आया था क्या, बिल्कुल अनजान शख्स के लिए था, ठीक है। एक आता है कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है, अनजान के लिए था। तो ये जो कोई कुछ इस तरह का कोई जुमला हो तो वो कौन सा होता है, ज़मीर तनकीरी होता है। ज़मीर निस्बती दोस्तों, इसमें आपके निस्बत बयान की जाती है दो शख्स के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, तो वहाँ पर ज़मीर होता है, ज़मीर निस्बती होता है। ज़मीर ताकीदी के अंदर इसमें ताकीद की जाती है, ज़मीर ताकीदी के अंदर ज़मीर ताकीद की जाती है, यानी कि भाई सलाह दी जाती है, आपको सलाह दी जाती है। इसके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस का काम होता है ना, जैसे वो अपना ख्याल रखो। तो क्लियर दोस्तों, ये ज़मीर ताकीदी। चलिए, इमरान बहुत दाना है, इस जुमले में सिफ्त कौन सी है भाई, सिफ्त ज़ाती, सिफ्त निस्बती, सिफ्त मिक़दारी, सिफ्त अददी। 39 दोस्तों, जो ज़ाती होता है, सिफ्त ज़ाती, वो उस इसम की खुसूसियत या हालत बयान करता है ख़ुद की, ठीक है। और निस्बती किसी शख्स या चीज़ का दूसरी चीज़ या शख्स से निस्बत ज़ाहिर करता है। जैसे आप यूँ समझो कि कलाम के पास मारुति कार है, तो यहाँ पर जो मारुति कार की जो निस्बत है, जो कि एक चीज़ है, वो कलाम के साथ उसकी निस्बत ज़ाहिर कर रही है, जो कि एक शख्स है, ठीक है। और सिफ्त मिक़दारी का मतलब जो नाप तोल का माप पैमाना होता है ना, जैसे 2 लीटर, 5 लीटर और इस तरीके से आधा किलो। लेकिन जो सिफ्त अददी है उसके अंदर फ़िक्स एक डिजिट होता है, 5, 3, 6, 8। तो यहाँ पर इमरान दाना है, ये उसकी ज़ाती शक्ल के बारे में बता रहा है, ज़ाती हालत के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर सिफ्त ज़ाती होगा। सवाल नंबर 40, पंजाब में उर्दू, ये किसकी तसनीफ़ है, ये महमूद शेरानी की है दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं वो उर्दू को ब्रिज भाषा की तरक्की से मानते हैं कि भाई उर्दू की जो तरक्की हुई है वो ब्रिज भाषा से हुई है। और इनकी किताब का नाम है दोस्तों आब हयात। याद कर लेना दोस्तों, ये सवाल बन सकता है आपके, आब हयात। सैयद सुलेमान नदवी हैं, इनकी किताब का नाम है नक़ूश सुलेमानी, ठीक है। और इन्होंने उर्दू की जो तरक्की है उसके बारे में ये लिखा है कि उर्दू जो है वो सिंध से बनी है, सिंध में तरक्की पाई है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महमूद शेरानी। NCERT का पूरा नाम ये तो सभी को आता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। कड़ाके की सर्दी, इसमें इसम क्या है दोस्तों, इसमें जमा दोस्तों जो मतलब अपने आप में दिखता तो वाहिद है लेकिन जमा का मफ़हूम बयान करता हो, जैसे फ़ौज, जैसे महफिल, इस तरीके से कोई जो आपके इसम हो तो वो कौन सी जमा होती है, वो कौन सा इसम होता है, इसमें जमा। इसमें ज़रफ़ होता है जिसमें ज़मा व मका का पता चलता हो, यानी कि किसी जगह का, किसी वक्त का पता चल, कोई इसम से पता चल रहा है तो वहाँ पर इसमें ज़रफ़ होगा। जैसे मकतब है, मदरसा है, स्कूल है, या दोपहर है, सुबह है, ये सब इसमें ज़रफ़ है। इसमें आला क्या होता है दोस्तों, इसमें आला होता है जिसके अंदर किसी औज़ार का पता चलता हो, हथियार का पता चलता हो, कोई जैसे चाकू है, छुरी है, इस वगैरह इस तरह से। इसमें कैफ़ियत दोस्तों, जिसमें आपके किसी इसम की कैफ़ियत का पता चलता हो, हालत का पता चलता हो, जैसे कड़ाके की सर्दी,
तो यहाँ पर सर्दी कैसी है, कड़ाके की सर्दी है, तो यहाँ पर कौन सा इसम हो जाएगा, इसमें कैफियत। वो फ़ेल जिसमें मफ़ूल भी मौजूद हो क्या कहलाता है भाई, वो फ़ेल जिसमें मफ़ूल भी मौजूद हो। सवाल नंबर 42 राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, 43। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपके सी, फ़ेल मुतअद्दी। ध्यान देना यहाँ पर देखो, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस, ये 3 किस्म हैं आपके फ़ेल की। अब फ़ेल लाजिम क्या होता है, फ़ेल लाजिम होता है जिसमें सिर्फ़ काम का असर फ़ाइल तक ही रहे, काम का असर फ़ाइल तक ही रहे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो फ़ेल जिसमें मफ़ूल भी मौजूद हो, तो फ़ेल लाजिम हट गया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात फिर आता है फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम की यही पहचान है कि उसके अंदर मफ़ूल मौजूद रहता है, ये क्लियर हो गया। फ़ेल नाक़िस के अंदर ये पहचान होती है कि उसका असर ना तो फ़ाइल पर प्रभाव पड़ता है उसका, ना मफ़ूल पर प्रभाव पड़ता है। जैसे शादाब तंदुरुस्त है, शादाब क्या है, तंदुरुस्त है, तो यहाँ पर ना तो फ़ाइल पर उसका असर पड़ रहा है, ना मफ़ूल पर उसका असर पड़ रहा है। तो राइट आंसर फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। सेफ़ का मुतरादिफ क्या है भाई, सेफ़ का मुतरादिफ मतलब सेफ़ का पर्यायवाची पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका मुतरादिफ है शमशीर। शमशीर का मतलब तलवार, शमशीर का मतलब क्या है, तलवार। मंदरजा झेल लफ्ज़ों में से किस लफ्ज़ में साबिका का इस्तेमाल हुआ है, पा प्यादा, जी रूह, कमसिन, पाकिज़ा। दोस्तों पा प्यादा, जी रूह और कमसिन, इन तीनों लफ्ज़ों के अंदर साबिका का इस्तेमाल हुआ है। आपको नहीं पूछा है तो पाकिज़ा के अंदर साबिका का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों, पा और कीज़ा को अलग अलग करके देखो। कीज़ा नाम से आपने कभी वर्ड पढ़ा है क्या, ये बताइए। चलिए, दौरान तदरीस अहादा करना किसको कहते हैं। दौरान तदरीस अगर आप शिक्षण करवा रहे हो उसके दरमियान आप अहादा कर रहे हो 46 के अंदर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, पढ़ाए गए सबक पर मबनी सवालात। अहादा का मतलब ये होता है कि अगर आप तदरीस करा रहे हो, शिक्षण करा रहे हो, उसी दरमियान आप जो है सबक पर मबनी सवालात कर रहे हो, तो वो क्या होता है दोस्तों, अहादा करना होता है। तमहीदी सवालात जिसको आप हिंदी में ये मान लो कि जो आप प्रस्तावना के जो प्रश्न बना के लाते हो ना, प्रस्तावना के, वो तमहीदी सवालात होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान देना आप, दौरान तदरीस अहादा करना इसका मतलब क्या है, पढ़ाए गए सबक पर ही मबनी सवालात करना। एक नाम आता है आपके ऐलान सबक। ऐलान सबक, ऐलान सबक का मतलब होता है दोस्तों उद्देश्य कथन। जब आप वो आपके लेसन प्लान बनाते हो या यूनिट प्लान बनाते हो, तो उसके अंदर जैसे प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना के पूरा होने के बाद में अब आप क्या करोगे, उद्देश्य कथन बोलोगे। यानी कि बच्चों आज हम 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर उद्देश्य कथन की जगह उर्दू में क्या लिखा होता है, ऐलान सबक लिखा होता है, ठीक है। एक आता है आपके तफ़हीम सबक। तफ़हीम सबक या नमूने की बुलंदखानी। तफ़हीम सबक का मतलब या नमूने की बुलंदखानी का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। अब आप उद्देश्य कथन के बाद में अब आप इसमें आपके ऐलान सबक के बाद के अंदर प्रस्तुतिकरण, अब आप उन विषय को या उस तदरीस को कराओगे। नमूने की बुलंदखानी मतलब बुलंद आवाज़ के अंदर एक शिक्षक उस पाठ को पढ़ाएगा, तो वहाँ पर वो क्या होता है, तफ़हीम सबक होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सबक की तदरीस के दौरान मुदर्रिस सबक से वाबस्ता मिसालें देता है, तो वो किस झेल में आएगी, किस झेल में आएगी। दोस्तों इसके अंदर बसरी का मतलब होता है देखना, और समी का मतलब होता है सुनना, ज़बानी का मतलब होता है बोलना केवल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने शर्विये, दर्शिये और सर्वे दर्शिये, ये 3 तरह की आपने जो आपके तौज़ीहात इसके अंदर जो मुदर्रिस इस्तेमाल करता है, तो इसके अंदर ध्यान देना। समी का मतलब होता है सिर्फ़ सुनना और बसरी का मतलब होता है सिर्फ़ देखना, ज़बानी तौज़ीहात सिर्फ़ आपके बोलना। तो यहाँ पर देखो आप, एक ऑप्शन अगर और होता, समी बसरी वाला एक साथ होता, तो हम उसमें ये ऑप्शन साथ करते, समी बसरी वाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शिक्षक कभी जो मिसालें देता है, कई बार तो जिस चीज़ की मिसाल देता है उसका मॉडल वो क्लास में बच्चों के सामने दिखाता है, तो वहाँ पर वो बोल भी रहा है और दिखा भी रहा है, तो बच्चे उसको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो वहाँ पर ये ऑप्शन बसरी और समी दोनों हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखो 47 के अंदर कि सबक की तदरीस के दौरान ही मुदर्रिस सबक से वाबस्ता, उसी सबक से वाबस्ता मिसालें दे रहा है।
आपने देखा होगा कभी एग्जाम्पल देते टीचर पढ़ाते पढ़ाते वो बोलता है कि यार हाँ, एक जैसे बरसात का कोई पार्ट पढ़ा रहा है और वो बोलता है कि यार हाँ, एक बार हम भी बारिश के अंदर वहाँ गए थे, फिर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, हमारा पैर फिसल गया। तो आपको वो कोई चीज़ दिखा थोड़ी रहा है, वो तो सिर्फ आपको बता रहा है, मतलब वो तो बोल के बता रहा है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो वहाँ पर वो सिर्फ ज़बानी तौज़ीहात के माने में आएगा। क्लियर दोस्तों। डाल्टन प्लान का इजाद कब हुआ? 1920 अमेरिका के अंदर। 1920 अमेरिका के अंदर। फैक्चुअल सवाल है ये तो सब दोस्तों। 49 सवाल दोस्तों। लफ्ज़वारी तरीका क्या है? तहलीली तरीका है। लफ्ज़वारी तरीका क्या है? तहलीली तरीका। अब ध्यान देना दोस्तों, एक होता है उर्दू पढ़ना सिखाने का तहलीली तरीका और एक होता है तरकीबी तरीका। ये दो तरीके होते हैं। अब ये हुरूफ तेजी और सूती तरीके, ये दोनों तरीके क्या हैं दोस्तों? ये तरकीबी तरीके के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? तरकीबी तरीके के। तहलीली तरीके में लफ्ज़वारी तरीके के बाद में एक जुमलावारी तरीका भी है, एक किस्सावारी तरीका भी है, एक ड्रामाई आपके तरीका भी है। ये तहलीली तरीके के पार्ट है। इस पे दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है पेडागोजी के उर्दू पढ़ना सिखाने के नाम से, उसको आप आराम से देखना, क्लियर हो जाएगा ये। मसमन के एक बिंद में कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है 8। ये दोस्तों जब हम जो पद्यास के भाग पढ़ते हैं ना, नज़म वाले, जिसमें नज़म है, आपके कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, किता है, तरजीबंद है, तरकीबंद है, इस तरह के जो नज़म के पार्ट है ना, जितने भी शायरी के रूप में या नज़म के तौर पर, तो वो सब उसके अलग अलग शेरों की संख्या होती है। मसमन नाम की भी आपके एक शायरी सिनफ होती है जिसमें 8 अशार होते हैं। कितने होते हैं? 8 मिसरे होते हैं। हुरूफ लिखना सिखाने में किस तरीके में दायरा बनाने की मशक कराई जाती है? इस तरीके से दायरा बनाना, इस तरीके से। तो दोस्तों मोंटेसरी तरीके के अंदर तो आपको पता है, या तो कोई गत्ता होगा कागज़ का या कोई लकड़ी का होगा, इस तरीके से इसमें वर्ड बनाए जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अबजदी तरीका जो कि प्राचीन तरीका होता है दोस्तों, इसको हम सब ने यूज़ किया। जैसे हमें कैसे कबूतर सिखा रहा था कोई टीचर, आपने देखा होगा अब तो किताबों के अंदर, इस तरीके से कोई लाइन होती थी और हम उसको मिला के इस तरीके से, और फिर उस यहाँ से कैसे कबूतर मिलाते थे, ये अबजदी तरीका होता है। पढ़ो और लिखो तरीका, इसके अंदर दोस्तों होता है, जैसे एक टीचर ने आपने लिख दिया, बोर्ड पे नाम लिखा है, जैसे नागौर, क्या लिखा है? नागौर। उसने कहा बच्चों पहले इस वर्ड को पढ़ो, अब सारी क्लास के बच्चे उसको पढ़ेंगे, फिर वही बोलेगा अब इसको लिखो। तो पढ़ो और लिखो तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे बच के अपना पेस्टालॉजी तरीका, और यही इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 52, इकाई मंसूबा होता है, इकाई मंसूबा होता है 52 के अंदर कम मेयार से आला मेयार की जानिब, आम मालूमात से नई मालूमात की जानिब, तलबा के नफ्सियात और जहनी मेयार के मुताबिक। दोस्तों इकाई मंसूबा होता है यानी कि अगर आप यूनिट प्लान करते हो, कोई लेसन प्लान बनाते हो, तो आपके दिमाग में पहली बात तो ये है कि कम मेयार से आला मेयार की जानिब, ये दिमाग में रहता है कि यार मेरा जो लेसन प्लान है उसका जो कंटेंट है वो थोड़े से शुरू होकर फिर ज़्यादा की तरफ होना चाहिए। ये ना हो कि पहले ही बच्चों पे बोझ डाल दिया सारा। तो कम मेयार से बड़ा मतलब आला मेयार की जानिब, ये बात भी सही है। आम मालूमात से नई मालूमात की जानिब, अब आप अपना जो कंटेंट पढ़ा रहे हो, पढ़ाना शुरू करोगे तो उसके अंदर इस तरीके से उसमें सेट करें कि आप पहले आम मालूमात जो बच्चों की आम ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, अगर वो उससे रिलेटेड होगी तभी तो वो नई जानकारी लेने में आसानी महसूस करेंगे। ये भी आपके जो उद्देश्य होना चाहिए। और ये जो आपकी यूनिट प्लान है, इकाई मंसूबा है, ये जो तलबा के बिल्कुल ऐन मुताबिक होने चाहिए, उसके जहन के मुताबिक, कि भाई जिससे उनको वो आपके स्वीकार करने में उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सवाल नंबर 53 है, मंदरजा ज़ेल लफ्ज़ों में मुसव्वते नहीं है, मुसम्मत हरूफ इल्लत नहीं है। तो अलिफ, वाव और ये तीनों तो दोस्तों हरूफ मुसव्वते है, लेकिन जो हमज़ा है वो हरूफ मुसव्वते नहीं है, वो क्या है? वो है मुसम्मते। वो क्या है? मुसम्मते। यहाँ पे मीम है जिसको आप हरूफ सही भी बोलते हैं, हरूफ सही। ठीक है दोस्तों, चलिए। हिंदी और फ़ारसी में मुश्तरका हुरूफ नहीं है, हिंदी और फ़ारसी में 54। तो दोस्तों हिंदी और फ़ारसी के जो 4 लफ्ज़ पढ़े थे हमने, पे, चे और एक गे, और एक पढ़ा था ये जे, ये वाला जे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है नहीं। तो ये चारों तो हैं जो हिंदी और फ़ारसी से रिलेटेड है। सिर्फ फ़ारसी से पूछे तो जे, हिंदी और फ़ारसी का पूछे तो ये चारों, और खे जो यहाँ पर जो है वो फ़ारसी नहीं है यहाँ पर दोस्तों। राइट आंसर ए हो जाएगा।
सबक के मंसूबे में तमहीदी सवालात होते हैं। तमहीदी मतलब जो प्रस्तावना वाले जो सवालात होंगे ना आप, ठीक है, इसके अंदर 4 से 5 सवालात आपके इसमें होने चाहिए। 56 है, तलबा का सालाना इम्तिहान लेना किस तरह का अंदाज़ा कदर है, दाखिली, जज्बाती, ख़ारिजी और जिस्मानी। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपके ख़ारिजी। क्या है? ख़ारिजी। देखो दोस्तों, आप किसी भी बच्चे का सालाना इम्तिहान लेते हैं, वार्षिक परीक्षाएं लेते हैं, तो उसके जिस्म का मूल्यांकन करने के लिए थोड़ी लेते हैं, या उसके दिल में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए थोड़ी लेते हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, इसको जानने के लिए थोड़ी लेते हैं। ये मतलब उसने क्या सीखा है, ख़ारिजी चीज़ें हैं, वो जो विषय वस्तु से संबंधित उसने क्या सीखा है, जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित उसने क्या सीखा है, तो ये ख़ारिजी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। फिर पैराग्राफ है दोस्तों आपके, वाह वाह क्या पुख्ता ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। क्या बात है लिखने वाले की जिसने एक पुख्ता उम्मीद पर खुदा से ख़त किताबत शुरू कर दी। वाह वाह। फिर उसने सोचा ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पाश पास करना अच्छा नहीं है। उसने अपने मातहतों के सामने ये तजवीज़ पेश की कि ख़त पढ़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए। दोस्तों ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पैराग्राफ है ये कक्षा 10 आपकी जो कक्षा 10 है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसका 9वां पार्ट है जिसका नाम है खुदा के नाम ख़त। उससे ये पैराग्राफ उठाया गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कक्षा 6 से 10 तक की बुक्स ज़रूर पढ़ लेना एक बार। अगर नहीं पढ़ सकते तो 6 से 9 तक तो मैंने यूट्यूब पर करवा रखी है, बस उसको ऑन कर लेना और देख लेना एक बार। चलिए, ख़त पढ़ा जाए, इसमें फ़ेल कौन सा है भाई? फ़ेल मारूफ़ है, फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मजहूल है या फ़ेल मुतअद्दी? 57। ध्यान देना, अगर किसी जो आपके फ़ेल मारूफ़ क्या होता है, जिसमें किसी काम का करने वाला मालूम हो तो फ़ेल मारूफ़, और अगर फ़ेल का काम करने वाला मालूम ना हो तो वहाँ पर फ़ेल मजहूल होता है। इन दोनों में यही तो फ़र्क पड़ा था हमने। काम करने वाला मालूम है तो फ़ेल मारूफ़, काम करने वाला मालूम नहीं है तो फ़ेल मजहूल। अब यहाँ इस जुमले में देखो आप, ख़त पढ़ा जाए, तो इसमें काम करने वाले का पता चल रहा है क्या, किसको बोल रहा है, किसके द्वारा ख़त पढ़ा जाए, तो यहाँ पर मालूम नहीं चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ़ेल मजहूल हो जाएगा। फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी का भी ऊपर हमने ज़िक्र कर लिया था। जिसमें काम का असर फ़ाइल तक रहे वो फ़ेल लाजिम, काम का असर मफ़ूल तक चला जाए तो फ़ेल मुतअद्दी। चलिए, सवाल नंबर 58 है, ख़त पढ़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए, ये किस तरह का जुमला है? ख़त पढ़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए 58 के अंदर। इसका राइट आंसर है दोस्तों मुरक्कब मुल्तफ़। मुरक्कब मुल्तफ़, ठीक है। ये आपके जो मुरक्कब ताबे जुमले आपने पढ़ा है आपके, एक बार इसको आप देखो वापस सवाल को। ख़त पढ़ा जाए और उसका जवाब भी दिया जाए, यानी कि दोस्तों देखो इसके अंदर मुरक्कब जो मुतलक जुमला होता है उसकी पहचान क्या होती है कि भाई इसमें दोनों जुमले जो हैं वो मफ़हूम के माने से बिल्कुल अलग होंगे। मफ़हूम के माने के एतबार से दोनों अलग होंगे। मुरक्कब मुतलक जुमले में दोनों आज़ादाना तौर पर होंगे, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है ना। और मुरक्कब इस्तदराक, इस्तदराक का मतलब होता है दोनों जुमलों में या तकरार पाई जाएगी, दोनों एक दूसरे की ज़िद होंगे। अगर हम देखें मुरक्कब मुतलक की जो मिसाल देखें, जैसे अहमद खेल रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ। अहमद खेल रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ। अब दोनों जुमलों में कोई संबंध है क्या मफ़हूम के एतबार से? नहीं है। तो इसका मतलब मुरक्कब मुतलक जुमला। और मुरक्कब इस्तदराक जिसके अंदर दोनों जुमलों में तकरार पाई जाए, जैसे मैं उसकी मदद कर सकता हूँ लेकिन इज़्ज़त ख़राब नहीं होने दूँगा। और दूसरा एग्ज़ाम्पल देखो, वो हकीकी भाई ज़रूर है लेकिन उसका साथ नहीं देता। तो यहाँ पर ये मुरक्कब इस्तदराक है, ठीक है। और फिर आपके अगर देखें तो मुफरिद जुमला जो बिल्कुल तनहा, मुफरिद का माना तना होता है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ़ एक फ़ेल हो, एक मुब्तदा हो, एक ख़बर हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर कौन सा जुमला होता है? मुफरिद जुमला होता है। अब आप इस जुमले को पढ़िए, ख़त पढ़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए। इसका राइट आंसर है दोस्तों मुरक्कब मुल्तफ़ जुमला। मुरक्कब मुल्तफ़ जुमला, यानी कि आपने अगर मुरक्कब ताबे नाम सुना है, अगर ये नहीं पढ़ा है तो ताबे। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक जुमला तो अपने असल माने में होता है, लेकिन इसके बाद वाला जो दूसरा जुमला होता है वो इसी के मातहत होता है, यानी कि इसी से संबंधित होता है।
उसका खुद से अलग कोई मीनिंग होगा तो वो इसी से संबंधित होगा, समझ रहे हो। तो ख़त पढ़ा जाए तो ये एक असल माना है, इसका असल माना हुआ मुरक्कब ताबे, और उसका जवाब भी दिया जाए, ये इसी के मातहत है ये, और इसका जवाब भी दिया जाए तो यहाँ पर मुरक्कब मुल्तफ़ जुमला हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वाह वाह क्या पुख्ता ईमान है, इस जुमले में वाह वाह हुरूफ की अक़साम की किस फ़हरिस्त में आएगा। दोस्तों हुरूफ नफ़री से मतलब है ऐसे लफ्ज़ अगर आपके सामने हो जो नफ़रत के टाइम हम ज़ाहिर करते हैं। हुरूफ निदा ऐसे हरफ जिसमें कोई आवाज़ देने का ज़िक्र हो, जैसे ए इधर आ, ओ उधर आ, ओ उधर जा, इस तरीके से। हुरूफ तहसीन जो खुशी वाले लफ्ज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हुरूफ तहसीन होंगे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, वाह वाह, खुशी वाले लफ्ज़ यूज़ हुए हैं तो यहाँ पर हुरूफ तहसीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाश पाश करना, इसका क्या माना है, इसका माना है दोस्तों टुकड़े टुकड़े करना। ये आपके उस किताब के जो पाठ है उसके पीछे वाला जो लफ्ज़ माना है, लाया जो वो पाठ के पीछे होता है ना लफ्ज़ और माना वाला पेज, उससे ये आपके उठाया गया है। तो देख लो आप, ये आज का आपका बेहतरीन पेपर था, बहुत बेहतरीन कंटेंट था भाई इस पेपर वाले का। और आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट में, कमेंट सेक्शन ज़रूर कमेंट करना प्लीज़। अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, और तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरा पेपर आगे सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इसके अलावा जो लेवल 2 वाला है, जो लैंग्वेज सेकंड का पेपर है, या लेवल फर्स्ट वाला है, क्योंकि दोस्तों लगभग 60 से 70% उर्दू के जो चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इसका सिलेबस कॉमन ही होता है लगभग, कोई 3-4 टॉपिक अलग होते हैं। ठीक है ना। तो कैसा रहा आज का ये वीडियो, अपना कीमती सुझाव और कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। आपकी कोई राय हो तो ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।